नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। नेता झूठ बोलते हैं, कहते भी हैं झूठ बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन नेता फिर ये सोचते हैं कि झूठ इतना बोला जाए तो जनता उनके झूठ को पहचान ना पाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने गजब कर रखा है, और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारी गोदी मीडिया ने उनकी स्तुति गान गाने में उनसे भी आगे झूठ का अंबार खड़ा कर दिया, पहाड़ खड़ा कर दिया है। अभी भी नारे लग रहे हैं, अब की बार 400 पार। जब किसी गोदी मीडिया के बड़े पत्रकार से पूछने लगो कि ये 400 पार का आंकड़ा तो समझा दीजिए कहां से आया। दक्षिण में भाजपा साफ, उत्तर पूर्वी राज्यों में हालत खराब, महाराष्ट्र में बुरी हालत, कर्नाटक में भारी नुकसान, उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के गठबंधन के बाद सीट का शेयरिंग के बाद पसीने उड़े, तो खेल हो कहां रहा है। बिहार में नीतीश बाबू को लाया, तेजस्वी का ग्राफ बढ़ गया। 400 पार या फिर 272 के लिए लाले पड़ना। और उत्तर प्रदेश जो भाजपा बड़ा सुरक्षित मान रही थी, वहां जो गुल खिल रहे हैं, उसने लखनऊ से दिल्ली तक तापमान बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ के तेवर, उनकी रणनीतियों ने दिल्ली को समझा दिया है कि योगी को सिर्फ प्यादा समझने की भूल ना करें। योगी के समर्थकों के संदेश बड़े मायने रख रहे हैं। उनमें से एक नाम है रघुराज प्रताप राजा भैया। समाजवादी पार्टी से 36 का आंकड़ा रहता था, लेकिन सपा के प्रदेश अध्यक्ष गए तो उनके सामने बैठ के खाने की थाली वाला फोटो भी जारी कर दिया गया। अखिलेश यादव से भी बात कर ली गई। वो भागे भागे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगले ही दिन राजा भैया के यहाँ पहुंच गए। और लोगों का कहना है कि राजा बिना भैया बिना योगी आदित्यनाथ की मर्जी के अखिलेश यादव से बात कर नहीं सकते, और अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे कि भाजपा मजबूत हो उत्तर प्रदेश में। तो गेम क्या है, गणित क्या है? कौन सा गणित ऐसा है जो मोदी के पसीने ला रहा है? कौन सा गणित ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान साहब और छोटे चाणक्य को उलझा रहा है, उत्तर प्रदेश में फंसा रहा है? और ये सब रहेगा तो 400 पार का सपना कहां पूरा होगा, कैसा पूरा होगा? ये सारी बातें की हैं हमने विस्तार से प्रोफेसर अभय दुबे जी के पास साथ। जाने माने पत्रकार, तमाम बड़े टीवी चैनलों पे आप उनको देखते रहते हैं। बहुत गहरी समझ है राजनीति की, बहुत गहरी समझ है मनोविज्ञान की, समाज शास्त्र की। तो जाहिर है अभय दुबे बताएंगे, बहुत बड़े खुलासे करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है पूरा इंटरव्यू सुनिएगा जरूर, और अपनी राय से अवगत कराइएगा जरूर चैनल को ज्वाइन करने के साथ। चलते हैं इन तमाम बातों के जवाब लेने के लिए अभय दुबे जी के साथ। स्वागत है अभय दुबे जी 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका। और आज मैं ये बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि मुझसे कहीं ज्यादा आपने चुनाव देखे हैं, मुझसे कहीं ज्यादा राजनीतिक दल देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा ख्याली पुलाव और गोदी मीडिया का इतना ज्यादा ढोल बजाना कि अब की बार 400 पार। मैं चैनलों पे देख रहा था, कुछ पे बाकायदा बहस चल रही है, और चैनल के एंकर ये साबित कर रहे हैं कि साहब अब की बार 400 पार। कोई देश का प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ कैसे बोल सकता है? पहले तो ये हो रहा था कि भाई इंडिया गठबंधन बिखर गया, अब तो सब में लड़ाई हो गई, उत्तर प्रदेश में लड़ाई हो गई, दिल्ली में हो गई। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सीटों का बहुत सहज बंटवारा हुआ, और समाजवादी पार्टी से संकेत आ रहे हैं कि अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल होंगे, दिल्ली में भी मामला लगभग सुलझ गया। उसके बाद 400 पार, ये आंकड़ा क्यों कहा जाता है? सबको पता है कि झूठ है, तो ये बात क्यों बार बार कही जा रही है? देखिए, मैं आपको 2019 की याद दिलाऊंगा। 2019 में तो कोई इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज थी नहीं, सोचा भी नहीं गया था इस बारे में। जो जो गैर भाजपा विपक्ष की एकता थी वो तकरीबन जीरो थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठजोड़ किया था, लेकिन वो गठजोड़ भी उस तरीके से उसके पीछे कोई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नहीं था। उसके पीछे मतलब उसके पास कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं था, उसके पीछे कोई राष्ट्रीय नारा नहीं था, कोई नेशनल नैरेटिव नहीं था उसके पीछे एकता का। तो मतदाता की समझ में नहीं आता था कि भाई इनको हम क्यों वोट दें, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव तो हो नहीं रहा है। उसके बावजूद भी भाजपा को कितनी सीटें मिली थी? भाजपा को 303 सीटें प्राप्त हुई थी उसके बावजूद भी। अच्छा, आज एक गैर भाजपा एकता का एक प्रतीक स्वरूप इंडिया गठबंधन है। मैं ये मान सकता हूं कि ये उतनी बड़ी एकता नहीं है जितनी बड़ी एकता शुरू में हम सब लोगों ने सोची थी कि होगी। उतनी व्यवस्थित एकता भी नहीं है। कई राज्यों में ये चीज बिखर भी गई है। इंडिया गठबंधन के जो शुरुआती कर्णधार थे नीतीश कुमार,
उनको भाजपा ने फोड़ लिया या खुद ही वो, इसलिए मुझे लगता है आए इसीलिए थे ताकि वो बाद में खुफिया तौर पे आए और बाद में चले जाएं। मैं तो ये मानता हूं इस बात को। तो ये सब अब पिछली बार के मुकाबले इस बार परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है। विपक्ष कई जगहों पर एकताबद्ध है। पर दिल्ली में कोई एकता नहीं थी। इस वक्त दिल्ली में खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में 4 और 3 के फार्मूले पर सलाह हो गई है। कांग्रेस, जहां तक अभी तक मुझे जानकारी मिली है, कांग्रेस पूर्वी दिल्ली लड़ेगी, कांग्रेस चांदनी चौक से लड़ेगी और कांग्रेस उत्तर पूर्व दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ेगी, जहां पर दंगे हुए थे। बाकी 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और मुझे ये भी पता चला है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गुजरात को लेके भी कुछ सीटों का एक कुछ होगा, यानी वहां आम आदमी पार्टी को भी कुछ मिलेगा। मेरे ख्याल से दिल्ली में जो समझौता नहीं हो पा रहा था, उसके पीछे ये कारण भी था शायद, संभवतः भी पता चलेगा और साफ कि वो गुजरात में कांग्रेस आम आदमी पार्टी कुछ देने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। अब आप देखिए, जो कल ही जब समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस के अंदर उत्तर प्रदेश को लेकर जो समझौता हुआ, उस समझौते में एक खजुराहो की सीट भी मिली है समाजवादी पार्टी को। पहले तो 2 विधानसभा की सीटें भी देने को तैयार नहीं थे वो। बहरहाल, तो कहीं पर समझौता नहीं हुआ है, लेकिन कहीं पर समझौता हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 के मुकाबले मुश्किल है। फिर आप देखिए, अब आप वहां चलिए, आप ऊपर चलिए, यानी आप उत्तर पूर्व चलिए। उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? असम। मैं एक एक करके इसलिए कह रहा हूं ताकि बात ठीक से समझ में आए हमारे दर्शकों की। असम है। असम में कांग्रेस का बाकायदा एक पुराना स्थापित जनाधार है। असम में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की तरह नहीं हो गई है। असम में कांग्रेस पश्चिम बंगाल की तरह नहीं है। असम में कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, जिसकी जबरदस्त टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार भी हुई थी और इस बार भी होने वाली है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शुरुआत में ही सबसे ज्यादा समय आसाम में गुजारा और उन्होंने सीधी सीधी हेमंत बिश्व शर्मा को चुनौती दी। हेमंत बिश्व शर्मा ने उनके खिलाफ FIR लिखने की भी धमकी दी, फिर बाद में बोले कि अब चुनाव के बाद FIR दाखिल। हाँ, तो ये मेरा मानना यह है कि वहां भी कांग्रेस को लाभ होने वाला है। जो कांग्रेस का पिछला नतीजा था, उसमें कांग्रेस बेहतर नतीजा निकालेगी। इस बार कांग्रेस कर्नाटक में भी बेहतर नतीजा निकालेगी। मैं बिल्कुल बॉन्ड पे लिख के दे रहा हूं आपको, जिस तरह पिछली बार हुआ था उस तरीके से नहीं होगा। कांग्रेस तेलंगाना में भी बेहतर नतीजे निकालेगी। तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार ही है। भाजपा को पिछली बार 4 सीटें मिली थी, इस बार 4 सीटें नहीं मिलेंगी। हो सकता है उसे 2 सीटें मिले, हो सकता है उसे 1 सीट मिले, मतलब हो सकता है 1 भी सीट ना मिले। ये स्थिति वहां पर है। तो एक ऐसी स्थिति में पहली भाजपा के सामने असली और पहली चुनौती ये है कि पहले 272 लाख दिखाए। ये बड़ी बात कही आपने। पहली चुनौती ये है कि पहले आप 272 लाख दिखाएं। दूसरी चुनौती ये है कि अब आप 300 पार करके 300 पार करें। इसके बाद ही तय होगा ना कि आप फिर 350 पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, 370 पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, तो मैं ये मान सकता हूं कि हर पार्टी अपने लक्ष्य को बढ़ा के पेश करती है अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए। अरे थोड़ा मोड़ा बढ़ाए, लेकिन इतना बढ़ा देंगे 400 को। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस चीज को जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं और जिस अहंकार के साथ कह रहे हैं, वो उल्टा पड़ सकता है। मैं ये कह रहा हूं, हालांकि नेताओं के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बात उल्टी पड़ जाए तो उल्टा पड़ सकता है। मुझे तो इसकी कोई संभावना नहीं लगती। अच्छा, ये जो आप बात कह रहे हैं कि पहले तो 272 लेकर आओ, मेरे कई लोगों से बात की, सबका मानना यह है कि बीजेपी जो लोगों को मोटा मोटा मान रहे हैं, जो भाजपा के थोड़े थोड़े समर्थक कह सकता हूँ, आधे भक्त नहीं है, 50% समर्थक के, वो भी कह रहे हैं कि अब मुझे बीजेपी हमको 230-240 के आसपास आती नजर आती है। अबे जी, अगर 230-240 तक आई हो, मान लीजिए एनडीए की सरकार बनने की स्थिति आई, तो क्या लगता है आपको 230 या 240 वाली सरकार जो एनडीए की बनेगी, क्या वो अपना नेता नरेंद्र मोदी को ही चुनेगी? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि भाजपा की कितनी कम सीटें होने की सूरत में भाजपा की कम सीटें कितनी होती हैं। अगर भाजपा की सीटें 272 से 10 सीटें कम रही, 15 सीटें कम रही, तब तो नरेंद्र मोदी ही उसके स्वाभाविक रूप से नेता रहेंगे और फिर जो एनडीए के दूसरे गठबंधन है उनसे जुगाड़ की जाएगी। फिर जिन मैं मानता हूं 3 क्षेत्रीय शक्तियों के साथ इन्होंने एक सीक्रेट पैक्ट कर रखा है नरेंद्र मोदी ने, और वो सीक्रेट पैक्ट बहुत
महत्वपूर्ण है उसकी लोगों को जानकारी नहीं है। उस सीक्रेट पैक्ट की का प्रोटोकॉल क्या है ये लोगों को पता नहीं है। मुझे कोई पत्रकार इसका खुलासा करेगा तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। मैं अपने मित्रों से वहां पे बात करने पता लगाने की कोशिश करूंगा। एक तो बीजू जनता दल से इनका सीक्रेट पैक्ट है, इनका जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से सीक्रेट पैक्ट है, और उसके विपक्ष में जो खड़े हुए हैं चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम, उसके साथ भी दोनों पार्टियों से सीक्रेट पैक्ट कर रखा है। और चंद्रशेखर राव से के साथ भी तेलंगाना में इनका सीक्रेट पैक्ट है। तो ये 4 क्षेत्रीय शक्तियों के साथ इनका सीक्रेट पैक्ट है। 2 क्षेत्रीय शक्ति एक ही प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की। उनका मानना यह है कि अगर हमारी 272 से कम पड़ती हैं तब हम इन लोगों की मदद लेंगे, इसलिए ये पैक्ट किया गया है। ये एक तरह की देखा जाए हैजिंग है, हैजिंग होती है ना, यानी आपने एक सुरक्षा चक्र बना लिया है अपने में, जरूरत पड़ी आपातकाल में तो आप सुरक्षा चक्र की मदद करेंगे। तो ये क्यों किया इन्होंने, बताइए। ये किसी क्षेत्रीय शक्ति से उनको सीक्रेट पैक्ट करने की जरूरत क्या थी, इससे जरा सोचिए। मैं इस बात को बार बार उठाता हूं, कोई मेरी इस बात का जवाब नहीं देता। मैं आपके सामने भी सवाल रख रहा हूं, जरूरत क्या पड़ी? अगर उनको इतना विश्वास है कि हमें 370 सीटें प्राप्त होंगी तो इन्हें बीजू जनता दल से सीक्रेट पैक्ट करने की जरूरत क्या पड़ी? इन्हें आंध्र प्रदेश की दोनों पार्टियों के साथ में और तेलंगाना में जो हार गई है पार्टी, उसके साथ सीक्रेट पैक्ट करने की आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ी? क्योंकि मन ही मन अंदर कहीं लगता है कि हम ऐसा ना हो कि कहीं हम फिसल जाएं। इन सब लोगों को 2004 भी याद आता है। 2004 इन लोगों का दुस्वप्न है, इंडिया शाइनिंग जनता पार्टी का जी। जबकि जो आज भी इंडिया शाइनिंग कैंपेन ही चल रही है, जो नया भारत और हाँ ये सब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सब इंडिया शाइनिंग कैंपेन ही है। उसको इंडिया शाइनिंग कैंपेन का क्या हाल होगी, मतलब प्रमोद महाजन तो सवेरे के वक्त पत्रकार गया उनसे इंटरव्यू लेने के लिए, जब काउंटिंग होने से पहले, तो उस वक्त वो अपनी ट्रेडमिल के ऊपर व्यायाम कर रहे थे। तो ट्रेडमिल पे व्यायाम करते हुए प्रमोद महाजन ने जवाब दिया कि वो तो सब है, हमने तो अपना मंत्रिमंडल ही बना लिया, विभाग बांटने की हम सोच रहे हैं किसको कौन सा विभाग दें। मतलब जीत तो बिल्कुल एकदम निश्चित मान रहे थे वो लोग। नतीजा क्या हुआ? चुनाव हार गए, तो 10 साल तक सत्ता से बाहर रहना पड़ा। तो वो चीज इन लोगों के दिमाग में है लगातार, इसलिए ये कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते हैं। हर एक आदमी को तोड़ रहे हैं, हर एक की हैजिंग कर रहे हैं। अपने जो पार्टियां इनके खिलाफ हैं उन पार्टियों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल वही पार्टियां जो सीधे सीधे इनकी टक्कर में हैं उनको छोड़ के बाकी सभी पार्टियों को अपने दायरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि अकाली दल के साथ भी इन्होंने, समझौता नहीं हुआ है अकाली दल के साथ में। अगर कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में पंजाब में समझौता हो जाता तो ये भी अकाली दल के साथ समझौता कर लेती। अकाली दल ही समझौता करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उन दोनों ने समझौता नहीं किया, इसलिए उन दोनों ने भी समझौता नहीं कर लिया। इस तरह से अकाली दल के साथ भी इनका एक तरह का अनकहा बंदोबस्त इन्होंने बना लिया है, क्योंकि इनका जो बाकी जो एनडीए है वो तो कुछ है ही नहीं, ना के बराबर है। और इस बार ये भी जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की उम्मीदवार हारेंगे। हाँ, तेजस्वी के पक्ष में बहुत माहौल बन गया। उनको देखिए, न तो रामविलास, न तो चिराग पासवान की पार्टी के लोग वोट देंगे उस तरह से पहले देते थे, नहीं मांझी के लोग वोट देंगे, ना ही उपेंद्र कुशवाहा के लोग वोट देंगे, ना मुकेश सहनी के लोग वोट देंगे, और ना ही भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वोट देने में नीतीश को उतना उत्साह दिखाएगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें इनके लिए ये सब तरह तरह के बंदोबस्त करना जरूरी है। खुद इनके मन में शंका है कि ये 300 का 2019 का फिगर दोहरा पाएंगे या नहीं दोहरा पाएंगे। इसलिए ये बिल्कुल हवाई किस्म की बातें हैं कि हम 370 प्राप्त करेंगे और एनडीए के गठजोड़ सहयोगी दलों की मदद से हम 400 पार चले जाएंगे। ये उसे कह रहे हैं। और अभय जी, हमारे महाराष्ट्र में जो स्थानीय संपादक है जितेंद्र दीक्षित, उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ा गुस्सा है लोगों में। महाराष्ट्र के बड़े बड़े उद्योग गुजरात भेज दिए गए, और जिस तरह से ये तोड़फोड़ की गई है, सहानुभूति उद्धव के पक्ष में ज्यादा है वहां पर, कि उसके संग ठाकरे परिवार के संग धोखा दिया गया, बड़ी इंडस्ट्री गुजरात भेज दी गई, टैक्स वहां चला गया, नौकरियां वहां चली गई। तो महाराष्ट्र से भी क्या आपको लगता है कि बड़ा डेंट महाराष्ट्र से भी पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल हकीकत है। आप अभी देखिए, दो देश के वोट को नापने वाले 2 सर्वे हुए। एक सर्वे नीतीश कुमार की पलटी मारने से पहले का है और एक नीतीश कुमार की पलटी मारने के बाद का सर्वे। आज तक में जो सर्वे हुआ वो नीतीश कुमार की पलटी मारने के बाद हुआ,
एबीपी में जो सर्वे हुआ था वो नीतीश कुमार के पलटी मारने के पहले हुआ था। दोनों ही सर्वे में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है इंडिया गठबंधन के मुकाबले। महाराष्ट्र में महायुति और महायुति का और महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन है, महायुति एनडीए है। तो वहां पे दोनों जगह पिछड़ रही है वहां पे। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, जो मराठा वोटर है उसकी हमदर्दी जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, हालांकि वो उतने चतुर राजनेता नहीं साबित हो पाए कि अपनी पार्टी को टूटने से बचा पाते, और भाजपा ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया। लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर और वो जनता को जो आश्वस्ति निभाते, एक प्रशासक के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। यहां तक कि जब मुख्यमंत्रियों की रेटिंग होती थी तो उद्धव ठाकरे का नाम मुख्यमंत्रियों की, क्षमतावान मुख्यमंत्रियों की रेटिंग में काफी ऊपर हुआ करता था। तो मैं ये मानता हूं कि ये दोनों जगह भाजपा के लिए वाटरलू साबित हो सकते हैं। इसलिए नेपोलियन वाटरलू में जाके हार गया था, विश्व विजेता था, लेकिन वाटरलू के मैदान में पराजित हो गया था नेपोलियन, इसीलिए एक मुहावरा बन गया कि वो उसके लिए वाटरलू साबित हो सकता है। अच्छा भाई जी, दूसरा राज्य ऐसा आता है उत्तर प्रदेश, जहां पे बड़ा सपने थे कि हम 70 पार और 75 पार, 80 की 80 जीतेंगे। क्या लग रहा है इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद क्या वाकई में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे, उतनी जीतेंगे, कम रह जाएंगे? क्या आपको, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है, आप यहाँ बहुत सालों गुजारे हैं, राजनीति देखी है आपने, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश क्या संदेश देगा एनडीए के लिए और इंडिया उत्तर गठबंधन? प्रदेश में कम से कम एक संदेश तो दे ही दिया है कि जो गैर भाजपा विपक्ष की एक हद तक एकता हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में एकता का सीधा मतलब यह है कि अब उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक वोटर है उसकी दिशा, उसके मतदान की दिशा निर्धारित हो गई है। वहां अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी किस्म का विवाद नहीं है, किसी किस्म का भ्रम नहीं है, उसको कहां वोट देना है उसको पता है। फिर पिछड़ी जातियों के लिए एक पूरा ध्रुव प्राप्त हो गया है, और ऊंची जातियों में जितने भी असंतुष्ट तत्व हैं, जो आदित्यनाथ सरकार से असंतुष्ट हैं या भारतीय जनता पार्टी में आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ जो तिकड़म होती रहती है उससे असंतुष्ट लोग हैं, उन सबके लिए भी एक ध्रुव मिल गया है। और अभी तो कल शाम से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। जब हम और आप बातचीत कर रहे थे शाम को, उसके बाद जब मैंने एक टीवी देखा और अपने कुछ साथियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि राजा भैया के साथ में समाजवादी पार्टी का समझौता हो सकता है। आज भी टीवी पे इस प्रकार के विश्लेषण चल रहे थे। तो राजा भैया के साथ समझौता हो सकता है, तो मैं तो ये मानता हूं, आप ज्यादा इस मामले में जानते हैं कि आप ज्यादा नजदीक हैं इन बातों के, मेरा मानना है कि बिना योगी जी की मौन सहमति के राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ समझौता नहीं कर सकते। या कर सकते हो तो बताइए। नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सम्मान है, राजा भैया योगी आदित्यनाथ का हाँ, सम्मान हाँ, करते हैं। और अभी तो राज्यसभा को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है। बड़ी मजेदार घटना हुई राज्यसभा को चुनाव को लेके। 8वां प्रत्याशी संजय सेठ के रूप में उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने। संजय सेठ यहाँ के एक बहुत बड़ा बिल्डर है, शालीमार के मालिक है संजय, जानते हैं आप उनको, शालीमार से। अब संजय सेठ को योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं करते, सब जानते हैं। अभी उनको बहुत लोग पसंद नहीं करते, बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, तमाम धन दौलत कमाई है, बड़े बड़े कारनामे, काले कारनामे रहे, जमीनों पे कब्जा उब्जा। अब उनके सबसे रोचक बात ये हुई कि एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है थाने में कि संजय सेठ के पुत्रवधू आ रहे थे, रास्ते में लोगों ने उनकी गाड़ी रोक कर लखनऊ में उनसे लूटपाट करने की कोशिश करी, किसी तरह से वो बच के भागे। मुख्यमंत्री के घर के लगभग पीछे रहते हैं, 1 किलोमीटर भी दूरी पे नहीं रहते हैं। संजय सेठ के बेटे और पुत्र वधू के साथ शाम को, रात में ऐसी घटना हो जाए कि उनको लूटने की कोशिश की जाए, गाड़ी रोकी जाए उनकी, तो नेचुरली सनसनी होती है और फिर पूरी कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। तो ये संजय सेठ के संग ये घटना हुई और चुनाव चल ही रहे थे, तो नेचुरली सुर्खियां आ गई। 24 घंटे में पुलिस की एसपी ने बाकायदा बयान जारी किया कि यह घटना झूठी है, झूठी बात थी, कोई लूटपाट नहीं हुई, हल्की सी गाड़ी टकराई थी, मामला था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि संजय सेठ योगी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर बदनाम क्यों करना चाह रहे हैं? उनका बेटा ऐसी तो एफआईआर लिखेगा नहीं। तो इस तरह की बातें भी लखनऊ की राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा का विषय बनी हुई हैं कि राजा भैया का एंगल, राजा भैया किधर जाएंगे। और जैसे ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजा भैया के घर गए, राजा भैया से अखिलेश यादव की बात कराई, उसके तुरंत बाद
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी राजा भैया के घर पहुंच गए। यानी दो वोट वाली पार्टी के राजा भैया अब इस केंद्र में आ गए कि समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों उनको लेना चाहती है। तो ये वो सवाल ये नहीं है कि दो वोट वाले, सवाल ये है कि देखिए कुछ लोग एक खास तरह की राजनीति के नुमाइंदे बन जाते हैं। हाँ, राजा उनका भैया हैं। चेहरा जो है ना, उनका चेहरा जो है उस राजनीति का घोषणा पत्र बन जाता है। जैसे खुद आदित्य राज जी है, वो एक खास तरह की पॉलिटिक्स का मॉडल पेश करते हैं। हाँ। जैसे उन्होंने बुलडोजर मॉडल पेश किया, या कितने लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया उन्होंने, लेकिन देखिए उससे एक मॉडल बन गया है। उसको आप सही गलत जो भी कहें, उसकी विवेचना हम लोग किसी अन्य कार्यक्रम पे करेंगे कि वो करना उचित है कि नहीं, वो उसके अंदर लोकतांत्रिक तत्व कितने हैं, अलोकतांत्रिक तत्व कितने हैं। मैं तो मानता हूं कि जो इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर जिस तरीके से घर गिराए थे एक जमाने में बुलडोजर लेके, तो ये पूरा मॉडल वहां से लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और आदित्यनाथ जी ने वो मॉडल वहां से उठाया है। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा, उस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। तो वो राजा भैया जो है वो एक उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक खास मॉडल की नुमाइंदगी करते हैं, और उनका मॉडल और योगी आदित्यनाथ का मॉडल, ये दोनों एक आपस में जुड़े हुए हैं जब से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ में जा सकते हैं या इतना ऐसा सोच भी सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश के स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं है, वैसा नहीं है जैसा आलाकमान कल्पना कर रहा है कि होगा। दूसरे, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, जहां तक मेरी समझ है, लोकसभा चुनाव कोई भी प्रदेश हो, बागडोर पूरी तरीके से केंद्र के हाथ में रहेगी। मुख्यमंत्री की हैसियत ज्यादा से ज्यादा प्यादे की रहेगी। उसके मुख्यमंत्री को एक निर्देश मिलेगा, मुख्यमंत्री को एक लाइन मिलेगी, उस लाइन पे मुख्यमंत्री को हर जगह काम करना है। योगी प्यादे बन के तो रहने वाले हैं नहीं। हाँ, और उनको जो वहां से लोग आएंगे, उनकी टीम जो आएगी, वही सब जगह चुनावी मुहिम वही चलाएगी सब जगह, उसी तरीके से सारा का सारा होगा। टिकट विकट बांटने में भी वहीं की चलेगी, इनकी नहीं चलेगी किसी की। कम से कम जो आमतौर पर भाजपा का तरीका है, अब उत्तर प्रदेश में वो किस तरीके से प्रोसेस होता है, योगी इसमें कितना सशक्त हस्तक्षेप करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं, वो एक अलग देखने लायक बात होगी। लेकिन मॉडल भारतीय जनता पार्टी का ही है लोकसभा चुनाव लड़ने का। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ काफी फ्रिक्शन की गुंजाइश है। मैंने कल अभय जी राजा भैया को फोन किया और मैंने राजा भैया से पूछा, मैंने कहा रघुराज जी, ये खबरें चल रही हैं कि आप समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी से बात चल रही है। तो बड़ी जोर से हंसे, बोले अरे संजय भैया आप भी क्या बातें कर रहे हैं। मैं कहा टारिया में मुद्दा है क्या? अरे बोले वो कुशल क्षेम पूछने आए थे, कोई राजनीति की बात नहीं। लेकिन वो बात तो टाल गए उनको और हंसी मजाक में और बाकी बातें इधर उधर की करने लगे मुझसे वो। लेकिन मैंने एक चीज नोट करी, जो फोटो जारी हुआ, नरेश उत्तम और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया दोनों खाना खा रहे हैं। एक्चुअली वो राजा भैया का घर है। घर के अंदर नरेश उत्तम का और राजा भैया का खाना खाते हुए फोटो तो तभी खींचेगा, चाहे वो रघुराज के आदमी खींचे, राजा भैया के आदमी खींचे या नरेश उत्तम के खींचे, कि जब तभी होगा, अनुमति देंगे। तो मतलब वो फोटो भी नरेश उत्तम के सामने थाली रखी है, राजा भैया के सामने थाली रखी है। तो क्या वो फोटो रिलीज कराने का भी एक लॉजिक है? नेता कोई काम बिना लॉजिक के नहीं करता, हर चीज में वो एक मैसेज देता है। तो ये मैसेज था राजा भैया का कि भैया मैं इधर भी जा सकता हूं। ठीक बात, नहीं बिल्कुल है, वो तो मैसेज है। मैं ये कहता हूं कि इस चीज, अभी देखिए लोकसभा चुनाव कम से कम, हालांकि किसी भी घटनाक्रम को बढ़ने में 24 घंटे, क्या 24 घंटे भी बहुत ज्यादा होते हैं, लोकसभा चुनाव तो अभी बहुत दूर है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का राजपूत समुदाय का चिंतन क्या है, वो किस रूप में सोच रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का राजपूत समुदाय अजनबी नहीं है। हाँ, अमर सिंह, मुलायम सिंह की आत्मा रहे। अमर सिंह को छोड़ दीजिए, मैं तो अमर सिंह के बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। द्विज जातियों में ब्राह्मणों को अगर आप छोड़ दें तो उसमें वैश्य जाति और राजपूत समुदाय, ये दोनों, इन दोनों का एक अच्छा खासा हिस्सा कई जिलों में समाजवादी पार्टी के प्रति हमदर्दी रखता था और समाजवादी पार्टी के लिए काम करता रहता। बाद में अमर सिंह के आने पर वो बात अमर सिंह के जरिए अभिव्यक्त होने लगी, लेकिन अमर सिंह के पहले से ये परिस्थिति थी। हाँ, मोहन सिंह और जनेश्वर मिश्रा दोनों दाएं बाएं थे। जैसे मुलायम सिंह ने जब चुंगी कर खत्म किया था, अमर सिंह को दूर दूर तक पता नहीं था। तो तमाम जो व्यापारी दुकानदार थे, व्यापारी थे, छोटे माल लाने ले जाने वाले लोग थे, उन सबको कदम बहुत अच्छा लगा था। तो मुलायम सिंह के साथ अच्छे संबंध उन लोगों के बन गए थे। बाद में जब पूरी तरह फोकस
MY के ऊपर हो गया, मुस्लिम यादव के ऊपर हो गया, तब द्विज जातियां हट गई और भाजपा ने उनको फिर हिंदुत्व के भगवा झंडे के तले एकताबद्ध भी कर लिया। लेकिन अभी पिछले विधानसभा चुनाव से ही ये प्रक्रिया चल रही है, मैं ये मानता हूं। ये प्रक्रिया जो है पिछले विधानसभा चुनाव से ही चल रही है। जो ऊंची जातियों की एकता है, उस ऊंची जातियों की एकता में गैर भाजपा विपक्ष भी सैन लगाने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि ब्राह्मण समुदाय के अंदर सैन लगाई जाए परशुराम के जरिए। ये उसने विधानसभा चुनाव के पहले भी कोशिश की थी और अभी फिर कोशिश चल रही है। उसके बाद में अभी देखिए जो नरेश उत्तम की राजा भैया से मुलाकात हुई है, वो इस बात का दूसरा सबूत है कि वो प्रक्रिया वो चल रही है। और इस जिला स्तर पे ये कोशिशें किस तरह चल रही होंगी ये हम लोगों को पता नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल सही ये तो बात प्रदेश स्तर पे चल रही है। देखिए जो चीजें प्रदेश स्तर पे चलती हैं वो उसको देख के जिला स्तर पे भी कोशिशें की जाती हैं। है। अब एक समाजवादी पार्टी का टिकट अगर किसी राजपूत उम्मीदवार को मिलेगा तो आप सोचिए राजपूतों के वोट वहां किधर जाएंगे। स्वाभाविक है, क्योंकि उसको राजपूत वोट, यादव वोट, मुसलमान वोट ये सारा का सारा मिलने वाला है जम के। उसको वहां बिरादरी को लगेगा कि वो जीतने वाला है हमारा बंदा। उससे आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों पर भी असर पड़ता है उसमें। तो देखिए चुनाव भारत में काफी जटिल चीज होती है। जब तक आप चुनाव जीतना जाए तो जीते घोषित नहीं होते आप। कुछ भी होता है, एंड टाइम पे कुछ भी होता है, कुछ भी हो जाए। तो स्थानीय स्तर पे जो अपनी वोटें सही रख लेगा वो चुनाव में उस पार्टी को हरा देगा जिस पार्टी के बड़े बड़े दावे हैं और क्या है। यहाँ अच्छा, तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 4, 5, 6 सीटें भी हार जाती है, 10 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो उसकी रिकवरी करने के लिए उसके पास स्पेस नहीं है, कहीं नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, कहीं नहीं है। मजे की बात यह है जब फोटो की बात चली है तो एक फोटो और चर्चा में है। ओपी राजभर अपने विधायकों के साथ योगी आदित्यनाथ के पास गए और ट्वीट किया कि हम सब हमारी पार्टी के विधायकों ने आज मिले हैं और हमने कहा कि हम एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे राज्यसभा में। तो लोग उस पर चुटकी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की ब्रांडिंग तो यही थी कि उन्होंने मुख्तार अंसारी निपटा दिए और मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अगर जेल से बाहर आ गया होता तो आज वो भी योगी आदित्यनाथ के संग खड़ा होकर इनमें से फोटो खिंचा रहा होता, क्योंकि वो राज्य पार्टी का है। तो इस मैसेज से जो ये सोशल मीडिया में मैसेज चला या ना भी चलता तब भी ओपी राजभर का बेटा का विधायक बेटा मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा ओपी राजभर की पार्टी का है जो एनडीए का हिस्सा है। इससे योगी आदित्यनाथ की जो माफियाओं के ब्रांडिंग के खिलाफ ब्रांडिंग थी उसको तो ध्वस्त किया गया ना अभय जी, कहीं ना कहीं। नहीं, ये सवाल ओम प्रकाश राजभर से पूछा भी गया है, पत्रकारों ने ये सवाल पूछा है। तो इसका उन्होंने लीपापोती वाला जवाब दिया था जब वो गए थे एनडीए में दोबारा, तब उससे बात मैंने भी इंटरव्यू किया था। मुझसे बोलते हैं कि वो तो अखिलेश यादव का कैंडिडेट था। तो मैंने कहा कि क्या वो जो विधानसभा में लिखा है उस पर अखिलेश यादव लिखा है, समाजवादी पार्टी लिखी है? भाई आपका पार्टी का नाम लिखा है ना, आप क्यों नहीं निकाल देते? आप पार्टी से निकाल दो। अभी तक पार्टी में शामिल नहीं, वो नहीं निकाल सकते। और वो जो आदित्यनाथ जी की जो अपनी किताब है तो उसमें उन्होंने केंद्र सरकार के और भाजपा आला कमान के आग्रह के बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर को उस सूची में डाल रखा है। इनको कोई लिफ्ट नहीं देनी, तो उनको कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी, ऐसी सूची में उनका नाम डाल रखा है इसीलिए। हाँ, तो वो बेचारे परेशान है। आप देखो ना कब से आए हुए हैं, कब से वो मिनिस्टर इन वेटिंग है, मंत्री बनाने को राजी नहीं है। चुनाव सिर पे आ गया लोकसभा का। तो योगी आदित्यनाथ घोसी में जो हुआ, घोसी के चुनाव नतीजे ने उनकी संभावनाएं और भी खत्म कर दी। तो मेरे कहने मतलब अभय जी कि योगी आदित्यनाथ जिद्दी हैं, आप उनको बहुत ज्यादा झुका नहीं सकते वो अपनी जिद पे आ गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपने जैसे कहा कि मुख्यमंत्री की हैसियत प्यादे की तरह होगी, सीएम अब इस लेवल पे आ गए, उन्हें प्यादा तो नहीं बनाया जा सकता। तो क्या इसमें हमें देखना ये पड़ेगा संजय जी की जो टिकट बटेंगे उत्तर प्रदेश में भाजपा के, तो उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें आदित्यनाथ जी कितने लोगों को टिकट दिलवाने में समर्थ हो पाते हैं। ठीक बात है, ये बात सही है आपकी बात, ठीक है। उसी से तय होगा कि उत्तर प्रदेश में उनका भविष्य क्या है। जी, और एक 2-2 सीट वाले जो राज हैं, मैं देख रहा था लद्दाख में जो सरकार के विरोध में रैली निकली, लद्दाख के इतिहास में नहीं इतनी बड़ी रैली निकली होगी। तो भली 1 सीट हो, 2 सीट हो, मणिपुर, मिजोरम, इसमें भी जो केंद्र के प्रति जो नाराजगी है, मुझे लगता है उत्तर पूर्व इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोलेगा। भाई नरेंद्र मोदी को ये श्रेय दिया जाता था कि जब से वो आए हैं तब से उत्तर पूर्व में भाजपा का प्रसार हुआ है। भाजपा का प्रसार क्या हुआ है? कांग्रेस से दल बदल करवाए गए। उनके 3 मुख्यमंत्री पूर्व कांग्रेसी हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, तीनों
पूर्व कांग्रेसी हैं, तो उनकी जो कार्यकर्ता पंक्ति है उनके पास है नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम वहां नहीं था, तो उनके पास आधार नहीं है उसका, तो कांग्रेसियों से लेकर उन्होंने अपना आधार बनाया है। तो इस बार जो मणिपुर की घटना हुई है, उस घटना ने भारतीय जनता पार्टी की जो दावेदारियां थी उत्तर पूर्व के बारे में, उसकी काफी पोल खोली है। अभी आप देखिए, रेखा शर्मा है जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, वो संदेश खाली के मुद्दे पर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, बंगाल गई हुई हैं, वहीं बैठी हुई हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की वकालत कर रही हैं, जो काम इनका महिला आयोग का नहीं है। महिला आयोग का काम महिलाओं के हितरक्षा काम है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करना महिला आयोग का काम नहीं है। तो वही रेखा शर्मा जब मणिपुर में स्त्रियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था और उनके गुप्तांगों को अपमानित किया जा रहा था, उस वक्त रेखा शर्मा क्या कर रही थी? क्या वो मणिपुर गई थी? तब उन्होंने केवल एक खत भेज दिया था वहां के मुख्य सचिव और डीजीपी को, बस। इसके अलावा महिला आयोग ने मणिपुर को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यानी पूरी तरह राष्ट्रीय महिला आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनावी संगठन बना हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, सारी संवैधानिक संस्थाओं का यही हाल कर रखा है। और जाहिर है कि इस बार का चुनाव बहुत रोचक और बहुत मजेदार और बहुत संकेत लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी विस्तार से हमको सारी बातें समझाई, धन्यवाद। तो ये थे अभय द्विवेदी जी, और फिर घूम फिर के बात ये आ रही है कि संभव नहीं है इस बार 400 पार, मुश्किल है इस बार 272 पार। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और 4PM बॉलीवुड, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।